हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब जो है मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी और हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस रह गया है वो भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं कुछ टॉपिक्स जो हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के भी करवाऊँगी। फिर बाद में अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाऊंगी। तो अभी तक हमारा जो डिले हो गया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस में, तो जल्दी से सबसे पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ राजगोपालाचारी फॉर्मूले के बारे में, जिसे हम लोग CR फॉर्मूला भी कहते हैं। और ये जो है जुलाई 1944 में आया था। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे गांधी और जिन्ना के बीच में बातचीत हुई थी, वो भी 1944 में ही हुई थी। तो उन दोनों में क्या बातचीत हुई थी, पाकिस्तान की मांग के ऊपर दोनों के क्या विचार थे, किस तरीके की बातें हुई, सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में अच्छे से जानेंगे। लेकिन आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट टॉपिक जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का करवाया था वो मैंने आज़ाद हिंद फौज के बारे में करवाया था। तो उसके बाद की गतिविधियां हमें ये सब देखने को मिलती हैं। अब हम जो है वो स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमारे देश को स्वतंत्रता दी जाए। तो उसी से संबंधित हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी में पाकिस्तान के अलग होने की मांग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी में हमें राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी देखने को मिलता है। ये भी अगर हम लोग बात करें मोस्टली पाकिस्तान की जो मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जा रही थी उससे रिलेटेड ही हमें देखने को मिलता है। क्योंकि एट दी एंड हम लोग देखते हैं कि जब वो पाकिस्तान की मांग करने लग जाते हैं तो मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस से हर गतिविधियों में अलग होने लग जाती है और किसी भी गतिविधियों में कांग्रेस का समर्थन नहीं करती है। और इस टाइम पे जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1942 से स्टार्ट होता है और 1945 में ख़त्म होता है। तो अभी बीच में ही हमें ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी देखने को मिलता है। क्योंकि मुस्लिम लीग जो है, जैसा मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो उसी से रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसीलिए जो है राजगोपालाचारी जो है एक फार्मूला लेके आते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समर्थन को बढ़ाया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। इसके अलावा मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। तो अगर आप लोग वो वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा करंट से रिलेटेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और उन वीडियोज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। क्योंकि यूट्यूब जो है वो तभी मेरे वीडियोस को आगे ले जाएगा जब जो है आप लोग अच्छे से कमेंट करेंगे, अच्छे से अपना फीडबैक देंगे। तो आप लोग अच्छे से अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। जो भी आप लोगों को कमी लगती है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मैंने आप लोगों को एक पृष्ठभूमि तो बता ही दी है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्यों लेके आया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसा मैंने बताया ये जुलाई 1944 में आया था। तो इसे हम लोग राजा जी सूत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये C राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने प्रस्तुत किया था। और जैसा मैंने ये बताया मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके बीच में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा था उसको हल करने के लिए ही राजगोपालाचारी के द्वारा ये जो फॉर्मूला है वो तैयार किया गया था। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो भारत को विभाजित करने का विरोध कर रही थी। यानी कि भारत का जो विभाजन था, एक तरफ भारत एक तरफ जो पाकिस्तान की मांग हमें देखने को मिल रही थी, कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। जबकि मुस्लिम लीग जो है वो पृथक पाकिस्तान की मांग पे अड़ी हुई थी। यानी कि वो लोग अलग पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो उस पर वो लोग अड़े हुए थे, जबकि कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही थी। तो इसी के चलते हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक दूसरे की गतिविधियों में समर्थन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फिर राजगोपालाचारी
जो हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है कि एक अनुभवी कांग्रेसी नेता थे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक फार्मूला या फिर एक सूत्र तैयार किया। इसे ही हम लोग जो है वो CR फार्मूला कहते हैं। और महात्मा गांधी जी जो हैं उनके द्वारा भी इस फार्मूले को समर्थन किया गया था, जो कि इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मांग को कहीं ना कहीं स्वीकृति देने जैसी बात हमें देखने को मिलती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इस फार्मूले को समर्थन दिया गया था और इसमें जो है पाकिस्तान के निर्माण की बात इनडायरेक्टली कही गई थी, एक्सेप्ट किया गया था उसको। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल थे, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, इसमें सबसे पहली विशेषता हमें ये देखने को मिलती है, राजगोपालाचारी जी के द्वारा ये कहा गया था कि मुस्लिम लीग जो है वो भारतीय स्वतंत्रता की मांग और प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में कांग्रेस का समर्थन करे, क्योंकि अभी मुस्लिम लीग जो है वो किसी भी कार्य में कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रही थी, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन जो उस टाइम पे चलाया जा रहा था भारत की स्वतंत्रता के लिए, या फिर अगर हम लोग कहें जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं, जैसे कि 1935 के अधिनियम के बाद ये बात कही गई थी कि प्रांतों में जो है अस्थायी सरकारों का गठन किया जाएगा, तो ना उसमें मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी। तो इसीलिए राजगोपालाचारी जी ने सबसे पहले ये कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस का समर्थन करे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था, इस जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि अभी इस लेवल पे हमें देखने को मिलता है कि वर्ल्ड लेवल पे जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि 1939 से 1949 तक हमें 1945 तक हमें देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ हमारे देश में भी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो इसीलिए राजगोपालाचारी जी ने ये कहा था कि जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक कमीशन या फिर एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी उन राज्यों में एक सर्वेक्षण करेगा जिनमें मुसलमान जो है वो बहुमत हैं या फिर बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे एक सर्वेक्षण कराया जाएगा, एक सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो भारत से पृथक होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली अगर वहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है वो उस सर्वेक्षण के दौरान ये पाया जाता है कि वो भारत से पृथक होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मांग जो है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि अगर जो है भारत का विभाजन किया जाता है, हमारे देश का विभाजन किया जाता है, तो उस स्थिति में जो भी आवश्यक विषय होंगे, जैसे कि चाहे हम लोग डिफेंस के बारे में बात करें, वाणिज्य व्यापार के बारे में बात करें, संचार और आवागमन के बारे में बात करें, तो इसके संबंध में दोनों राष्ट्रों के मध्य में संयुक्त समझौता किया जाएगा। तो ये भी इसमें प्रावधान किया गया था। ये सब बातें अगर हम लोग बात करें, जो भी इसमें प्रावधान थे, जैसे कि चाहे ये आयोग के बारे में हो या फिर वहाँ पे सर्वेक्षण कराने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, पाकिस्तान की मांग जो है, या फिर अगर हम लोग कहें वहाँ के लोग जो हैं वो भारत से पृथक होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते हैं, ये सब जो मांग है या फिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान के निर्माण की जो मांग है उसको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब ब्रिटेन जो है वो भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देता है। यानी कि इन्होंने ये कहा था कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद अगर ब्रिटेन जो है वो पहले भारत को स्वतंत्र घोषित कर देता है, तो उसके बाद जो है भारत के विभाजन या फिर पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान की जो मांग थी उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम लीग जो है वो इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है। यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा इस प्रस्ताव में जो भी बातें कही गई थी उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो CR फार्मूला लाया गया था वो भी असफल हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें आगे भी और भी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग, और फिर अगर हम लोग बात करें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो भी गतिरोध चल रहे थे उनको सुलझाने के लिए लाए जाते हैं, लेकिन सब असफल होते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इसी कड़ी में हमें एक और देखने को मिलता है कि बाद में डायरेक्टली गांधी जी और जिन्ना के बीच में बातचीत होती है।
तो ये हमें सितंबर 1944 में देखने को मिलती है। जैसा अभी हम लोगों ने देखा जुलाई 1944 में जो है CR फॉर्मूला आया था, लेकिन उसमें जो भी प्रस्ताव दिए गए थे जिन्ना जो हैं या फिर जो मुस्लिम लीग है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर गांधी जी और जिन्ना के बीच में बातचीत होती है जो कि सितंबर 1944 में होती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या बातचीत हुई थी, दोनों की क्या क्या मांगे हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये भी जो है पाकिस्तान की मांग की मुद्दे पे हमें देखने को मिलती है, दोनों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन ये बातचीत भी विफल हो जाती है, यानी कि इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि सफलता नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी गहरे मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था जबकि आज़ादी बाद में चाहिए थी, लेकिन गांधी जी का ऐसा कहना था कि पहले हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, उसके बाद हम लोग अपने तरीके से अपने देश का विभाजन करेंगे। लेकिन जिन्ना जो है वो ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, उन्हें भारत की आज़ादी से पहले अलग पाकिस्तान चाहिए था। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी मुद्दे पे दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातचीतें होती हैं, लेकिन जिन्ना जो है उनकी कुछ आपत्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ये जो बातचीत होती है वो सफल नहीं हो पाती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जिन्ना की क्या क्या आपत्तियाँ थीं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो जिन्ना जो है सबसे पहले तो ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो द्वि राष्ट्र का जो सिद्धांत है, यानी कि दो राष्ट्र, एक तो भारत एक पाकिस्तान, उसका जो सिद्धांत है उसको एक्सेप्ट कर ले। जिन्ना सबसे पहले तो यही चाहते थे, यानी कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जो मांग है उसको एक्सेप्ट कर ले कांग्रेस, जिन्ना ये चाहते थे। इसके अलावा वो ये नहीं चाहते थे कि जो जनमत संग्रह कराया जा रहा है उसमें मुस्लिम बहुल इलाकों की पूरी आबादी मतदान करे। यानी कि उनका कहना था, जो मैंने अभी बताया, जो CR फॉर्मूला में मैंने बताया कि उसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा और एक सर्वेक्षण कराया जाएगा, वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि वो भारत में रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जिन्ना का ऐसा कहना था कि ये जो सर्वेक्षण कराया जाएगा उसमें जो जनमत संग्रह कराया जाएगा वो उस इलाके में सिर्फ जो मुसलमान रह रहे हैं, जो मुस्लिम आबादी है, सिर्फ उन्हीं से सर्वेक्षण करवाया जाए, उन्हीं के ऊपर जो है सर्वेक्षण किया जाए, ना कि वहाँ पे जो और लोग रह रहे हैं, दूसरी आबादी के लोग भी रह रहे हैं, उनको सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जाए। यानी कि अगर हम लोग बात करें सीधे शब्दों में कहें तो जिन्ना ये चाहते थे कि वहाँ पे अगर सर्वेक्षण कराया जा रहा है, लोगों से जनमत संग्रह कराया जा रहा है, तो उसमें केवल मुसलमान जो आबादी है उसको ही शामिल किया जाए और किसी को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि वो ही सही से बता पाएंगे कि उनको भारत में रहना है या फिर नहीं रहना है। तो जिन्ना की दूसरी आपत्ति हमें ये देखने को मिलती है। इसके अलावा जिन्ना जो है वो साझा केंद्र के भी खिलाफ थे, यानी कि जैसे कांग्रेस हालांकि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट करने लगी थी, लेकिन उनका कहना ये था कि जो भारत है वो ही मेन एक केंद्र रहे, बाकी जो है दो अलग अलग राष्ट्र हो जाएं। लेकिन जो जिन्ना थे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो एक साझा केंद्र के भी खिलाफ थे। इसके अलावा वो साथ ही ये भी चाहते थे कि अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने से पहले अलग अलग उपनिवेश बनाए जाएं, यानी कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग उपनिवेश बनाए जाएं। वो किसी एक केंद्र के साथ नहीं रहना चाहते थे, यानी कि केंद्र एक हो, केंद्र सरकार, जैसे अभी हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में एक केंद्र सरकार है, बाकी फिर अलग अलग हमें राज्य देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान भी अगर अलग राज्य हो जाता, केंद्र सरकार एक ही रहती, तो जिन्ना इस तरीके की व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। उनको पूरे तरीके से एक स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए था। तो वो उसकी मांग को लेकर हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि CR फॉर्मूला भी असफल हो जाता है, उसके बाद गांधी और जिन्ना के बीच में जो बातचीत होती है वो भी असफल हो जाती है। जिन्ना की कौन कौन सी मेन मांगे थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ये 3 मांगे हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो वो यही चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत है उसको एक्सेप्ट कर ले, और जो जनमत संग्रह कराने की बात कही गई है CR फॉर्मूले में, उसमें केवल मुस्लिम आबादी को ही शामिल किया जाए और दूसरी आबादी को शामिल ना किया जाए। इसके अलावा वो साझा केंद्र के भी खिलाफ थे और वो ये चाहते थे कि अंग्रेज जब भारत छोड़ें उससे पहले जो है वो
भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग उपनिवेश बनाकर जाएं। तो ये 3 हमें जिन्ना की मेन आपत्तियां देखने को मिलती हैं। अब इसके अलावा CR फॉर्मूला मैंने बताया असफल रहा, लेकिन इसके पीछे और भी हमें कई कारण देखने को मिलते हैं। एक पहला कारण तो यही था कि मुस्लिम लीग ने इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा और भी दूसरे लोगों की हमें आपत्तियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुस्लिम आबादी के अलावा जो सिख लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी CR फॉर्मूले को प्रतिकूल दृष्टि से देखा, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर हम लोग बात करें, इस फॉर्मूले का मतलब ये था कि पंजाब का भी विभाजन किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे मुस्लिम आबादी तो बहुत ज़्यादा थी ही, लेकिन उसके अलावा जो है सिख आबादी भी वहाँ पे रहा करती थी। तो अगर हम लोग बात करें, CR फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और पाकिस्तान का विभाजन जो है वो किया जाता है, तो उससे पंजाब का जो है वो भी विभाजन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमें 2 आबादियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जो सिख लोग थे वो लोग भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि पंजाब का विभाजन किया जाए। इसके अलावा सिख आबादी भी बहुत बड़ी हमें संख्या में देखने को मिलती है, लेकिन वो किसी भी ज़िले में बहुमत नहीं थे, यानी कि अलग अलग ज़िलों में हमें देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं था जहाँ पे सिख लोग जो है वो बहुमत में हों। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, यानी कि जैसे मुसलमान तो उस एरिया में बहुमत में हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे सिख भी हुआ करते थे और भी दूसरे लोग हुआ करते थे, और सिख लोग जो है वो थे तो काफ़ी बड़ी संख्या में, लेकिन अलग अलग ज़िलों में थे, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में वो बहुमत में नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए सिख लोग जो है वो भी इस फॉर्मूले के खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पंजाब जो है उसका भी विभाजन किया जाए। इसके अलावा हिंदू महासभा के जो VD सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जहाँ पर VD सावरकर के बारे में एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, इन्होंने ही यानी कि VD सावरकर ने ही जो 1857 की क्रांति हुई थी उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। तो ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वो VD सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात करते हैं कि VD सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने भी ऐसा, और इसके अलावा और भी लोग थे जैसे कि नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के, ये VD सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये लोग हिंदू महासभा के थे। इसके अलावा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के श्रीनिवास शास्त्री जो थे वो भी CR फॉर्मूले के खिलाफ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो अभी तक तो देश के विभाजन का विरोध कर रही थी, लेकिन स्वतंत्रता के लिए बातचीत में लीग को शामिल करने के लिए कुछ रियायतें देने को तैयार थी, लेकिन लीग जो है वो आज़ादी से ज़्यादा पाकिस्तान में दिलचस्पी रखती थी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंपल वे में बात कहें तो मुस्लिम लीग ने तो CR फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके अलावा सिख जो लोग थे उनको भी जो CR फॉर्मूला था उससे आपत्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। बाकी VD सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीनिवास शास्त्री इन्होंने भी CR फॉर्मूले का विरोध किया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले तो जो कांग्रेस थी वो डायरेक्टली जो पाकिस्तान की मांग है उसके खिलाफ थी, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फिर वो लोग चाहते थे कि हाँ चलो किसी भी तरीके से हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाए। तो इसीलिए वो लोग जो है मुस्लिम लीग को कुछ रियायतें देने लगी थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो उन रियायतों से संतुष्ट नहीं थी। उनको तो पाकिस्तान अलग, एकदम अलग और स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए था, जिसका केंद्र कोई भी ना हो। यानी कि जैसे अभी तक अंग्रेज शासन कर रहे थे वो इस तरीके से नहीं चाहते थे कि भारत के अंडर में बाद में पाकिस्तान रहे। उनको एक स्वतंत्र एकदम अलग पाकिस्तान चाहिए था। उनको हमारे भारत की आज़ादी से ज़्यादा पाकिस्तान में दिलचस्पी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करा दी हैं। आई होप अब आप लोगों को CR फॉर्मूला और गांधी जिन्ना वार्ता में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो शिमला सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग वेवल योजना भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देसाई लियाकत पैक्ट भी देखेंगे। तो ये सारी घटनाएँ हमें 1945 में देखने को मिलती हैं। अब जो चीज़ें हैं वो हर साल
साल मतलब जैसे 1944, 1945, 1946, 47, तो 47 तक हमें जितनी भी तरीके की घटनाएं हुई हैं धीरे धीरे वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब मतलब ये समझ लो आप 2-3 वीडियो ही और आएंगे, उसके अलावा हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।